Hello guys, how are you? I hope you all are good and doing preparation very well. Now, today I am here with a new video of HTET TGT 2016 Level 2 and I will solve science section. सबसे पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें so that my efforts reach to many students. एंड वीडियो देखने के बाद आप लाइक कमेंट जरूर करें और मुझे अपना व्यू जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा. योर लाइक कमेंट मोटिवेट मी एंड दिस वीडियो आई एम डूइंग फॉर HTET aspirants. So guys, let's start with question number 91 and this is the first question we are doing here in this video, which of the following statement are correctly matched. यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनके लिए नीचे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो 4 स्टेटमेंट में हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट. सेकंड स्टेटमेंट पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड और एक्वेटिक सिस्टम इज इन्वर्टेड. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड. तो इनके लिए हमें अलग अलग पिरामिड पहले कंसीडर करने पड़ेंगे और ये स्टेटमेंट के बारे में ट्रू है या फॉल्स है वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा. उसके बाद हम अपने करेक्ट आंसर को चेकआउट कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन वन बाय वन स्टेटमेंट के साथ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ये जो आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है ये पिरामिड किसका है? पिरामिड ऑफ नंबर का है. और नंबर यानी आप संख्या काउंट कर रहे हैं उनकी, ठीक है. और किसके अंदर? ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर. तो देखिए जब आप ग्रासलैंड में जाएंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सबसे ज्यादा नंबर्स में आपको क्या मिलेंगे? ग्रीन प्लांट मिलेंगी. उनकी संख्या बहुत ज्यादा रहेगी, अबंडेंस में होंगे. उसके बाद जैसे ही आप प्रोड्यूसर्स से हार्बिवर्स की कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पे जो घास खाने वाले जीव हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कंपैरिजन टू ग्रीन प्लांट्स. देन प्राइमरी कार्निवर्स एंड देन सेकेंडरी कार्निवर्स. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे उनकी काउंटिंग कम होती जा रही है एज कंपैरिजन टू लोअर वन. तो यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो पिरामिड बन रहा है आपका अपराइट और इरेक्ट होगा. ऐसा पिरामिड आपका अपराइट और इरेक्ट होगा. देन हम सेकंड पिरामिड की बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम. पॉन्ड की जगह एक्वेटिक भी हो सकता है. तो यहाँ जब आप देखेंगे सबसे पहले हमारा जो पिरामिड है उसमें लोअर में हम प्रोड्यूसर लेके चलते हैं. प्रोड्यूसर की जो अभी हम बायोमास की बात कर रहे हैं कि मतलब जो जीव हैं जिंदा जीव उनका वेट उनका मास कितना होगा. तो वहां पे जो प्लांट्स हैं उनका बायोमास कम होगा. किसके अंदर? एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर. प्लांट्स में जो प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होंगे वो स्मॉल क्वांटिटी में वहां पे रहेंगे, उनका बायोमास कम होगा. फिर जो हार्बिवर्स होते हैं जो स्मॉल फिशेज वगैरह होंगे उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है एज कंपैरिजन टू प्रोड्यूसर. एंड देन कार्निवर्स प्राइमरी सेकेंडरी जैसे जैसे ग्राफ ऊपर बढ़ेगा उनका जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा. इस तरीके से पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर हमारा क्या बताता है कि नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब इन्वर्टेड ग्राफ है हमारा. उसके बाद हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. फॉरेस्ट और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी जब हम बात करेंगे बायोमास की तो ये ग्राफ बिल्कुल हमारा पिरामिड ऑफ नंबर की तरह जाएगा ग्रासलैंड में. तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर होंगे जो ग्रासीज प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स वगैरह होंगे उनका बायोमास ज्यादा रहेगा एज कंपेरिजन टू हार्बिवर्स. हार्बिवर्स की जो बायोमास है वो लेस हो जाएगी. देन प्राइमरी की लेसर एंड सेकेंडरी वाले की लिस्ट हो जाएगी. इस तरीके से ये ग्राफ क्या है ऊपर की तरफ जाते हुए डिक्रीज हो रहा है. पिक की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है. तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं अपराइट और इरेक्ट. देन लास्ट में हम बात करेंगे एनर्जी पिरामिड की. एनर्जी पिरामिड जो है वो ऑलवेज इरेक्ट होता है. इसी तरीके से बनेगा क्योंकि जो सन से एनर्जी लेकर के प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हार्बिवर्स उनको खा करके अपनी एनर्जी बनाते हैं. फिर ओमनिवर्स कार्निवर्स एंड डिकम्पोजर. इस तरीके से ग्राफ चलता है. तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले ज्यादा हैं
फिर हार्बीवर्स की काउंटिंग थोड़ी कम हो जाएगी, देन ओमनिवर्स, देन कार्निवर्स एंड देन डिकम्पोजर्स, उनकी एनर्जी लेस होती जाएगी और ये सारे के सारे अपनी थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी के फॉर्म में अपनी एनर्जी को लॉस करते रहते हैं। तो ये एनर्जी का पिरामिड जो है ऑलवेज इरेक्ट होता है। यहाँ पे इस चीज को आप हाईलाइट कर लें कि एनर्जी लॉस टेक प्लेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज इरेक्ट। और यहाँ पे एक चीज और जो नोट में आपको ध्यान रखनी है, जो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेंगे कि आपका इकोसिस्टम कैसा है, आप ग्रासलैंड में बना रहे हैं या इक्वेटिक में बना रहे हैं। एक्वेटिक में बना रहे हैं तो उस तरीके का, जैसे मैंने यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास आपको एक्वेटिक और ग्रासलैंड दोनों में बताया, एक में ये क्या रहा है इन्वर्टेड और एक में क्या रहा है अपराइट। इसी तरीके से पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड में अपराइट है तो आपका पैरासिटिक सिस्टम में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेंगे ये, लेकिन एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, a gas decolorizes bromine water but does not react with ammonical silver nitrate solution. The gas is, ऑप्शन में हमें इथेन, इथाइलेन, एसिटाइलेन और मीथेन गिवन थे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रोमीन वाटर जो टेस्ट है वो हम डबल बॉन्ड के लिए, अनसैचुरेशन के लिए और अनसैचुरेशन में भी क्या, डबल बॉन्ड के लिए टेस्ट करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और जबकि जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम लेते हैं, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, ये हम कीटोनिक ग्रुप के लिए और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, जिसको हम इन शॉर्ट कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। हम यहाँ पे जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ये ऑप्शंस के मैंने फॉर्मूले आपको बताए, इथेन C2H6 है, इथाइलिन C2H4 है, एसिटाइलिन C2H2 है और मीथेन CH4 है। जब हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रक्चर में C2H6 में आप देख रहे हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन कार्बन और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। C2H2 में एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और मीथेन में सारे सिंगल बॉन्ड है और आपके इथाइलिन में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में। अब यहाँ हम देख सकते हैं कहीं भी हमें कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्डो ग्रुप तो नहीं मिला, यानी सिल्वर अमोनिकल टेस्ट जो है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, ये तो कोई भी कंपाउंड नहीं देगा। फिर बात रही ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट वही देगा जिसके पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर 3 इथाइलिन C2H4 के पास है। तो ये आपकी जो गैस है जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगी बट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में रिएक्शन नहीं देगी, दैट इज इथाइलिन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, कॉफी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑप्शन है रूट, लीफ, स्टेम, सीड। देखिए जो कॉफी है वो बीन्स से या सीड हम जिनको बोलते हैं, बीन्स या सीड से ऑब्टेन की जाती है। और थोड़ा सा इसका आंसर तो सिर्फ इतना ही है मात्र, लेकिन मैं आपको आगे कॉफी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बता देती हूँ कि कॉफी जो है एक अफ्रीकन ओरिजिन का प्लांट है और एवरग्रीन श्रब है, श्रब्स की कैटेगरी में आता है ये। उसके बाद जो कॉफी है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक अरेबिका और एक रोबस्टा। अरेबिका के जो सीड्स होते हैं थोड़े लंबे और पतले टाइप के होते हैं और इन पे कीड़े जल्दी लग जाते हैं, यानी ये वल्नरेबल टू पेस्ट होते हैं। लेकिन जबकि जो रोबस्टा के हैं वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी सीड्स होते हैं, रोबस्ट होते हैं। रोबस्ट का मतलब ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है, यानी इनमें कीड़े जल्दी से नहीं लगते हैं और इनके, लेकिन ये सस्ते होने के साथ साथ इनमें कैफीन का अमाउंट भी ज्यादा पाया जाता है एज कंपैरिजन टू अरेबिका। अरेबिका थोड़ी कॉस्टली कॉफी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इन मोलस्का विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज फाउंड। मोलस्का एक एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन के अंदर हमें फाइलम मिलेगा मोलस्का, एनिमल किंगडम जिसके अंदर एक फाइलम है मोलस्का। बहुत सारी फाइलम है जिसमें से एक मोलस्का है। उसके अंदर पूछा है वहां पे जो आपके क्लीवेज होती है, यानी जब नए नए आपके मॉलिक्यूल्स वहां पे बनते हैं मोलस्का के ही, तो वहां पे क्लीवेज किस तरीके का देखने को मिलेगा, तो क्लीवेज होगा स्पाइरल टाइप का वहां पे। और ये क्लास 9 का टॉपिक है क्लासिफिकेशन वाला, ये आपको 11th-12th की बायोलॉजी में भी मिल सकता है। जो कि एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन थी वो किसके द्वारा की गई थी, R.H. व्हिटेकर के द्वारा की गई थी। और जो मोलस्का फैमिली के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है,
यहाँ पे टेरेस्ट्रियल और ये इक्वेटिक दोनों ही इन्वायरमेंट में पाए जा सकते हैं। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी आप उनको लंबाई बल से बीचों बीच काटोगे तो लेफ्ट और राइट पोर्शन एक जैसे होंगे बिल्कुल। ट्राइबोप्लास्टिक होते हैं और कोलियोमिट होते हैं। अब ट्राइबोप्लास्टिक क्या होते हैं और कोलियोमिट क्या होते हैं देखते हैं इनको। देखिए, ट्राइबोप्लास्टिक का मतलब है कि जिसके अंदर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती हैं, जैसे कि एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। और कोलियोमिट का मतलब ये होता है कि एनिमल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसके अंदर उसके जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है या डेलिकेट ऑर्गन्स उसके अंदर पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे ऑक्टोपस है जिसके 8 पैर होते हैं ऐसा, जो कि सी वाटर के अंदर पाया जाता है, स्नेल्स और मिसल्स। एंड दे आर प्रोटोसोम्स। प्रोटोसोम्स मतलब इनका जो माउथ है वो एम्ब्रियन ओपनिंग में ही बनना स्टार्ट हो जाता है और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनी जैसे ऑर्गन होते हैं। और जो इनका एंटीरियर पार्ट होता है, यानी जो माउथ का फ्रंट पार्ट होता है, उस पर 2 एंटीना टाइप लगे होते हैं, जैसे बिच्छू के 2 डंक से ऐसे होते हैं ना, वैसे ही इनके भी क्या है, एंटीरियर पार्ट पे एंटीना लगे होते हैं हेड के ऊपर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी मोलस्का के बारे में। तो ये सारे फाइलम्स को डिटेल में पढ़े। मैं इस वीडियो में एक साथ तो सारे नहीं बता सकती, बट जितना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने आपको यहाँ पे इसके लिए बताया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस द फ्रिक्शन विल। अब दरवाजे जो होते हैं उनके जैसे कुंडे या कब्जे जो होते हैं या चिटकी वगैरह जो होती है वो कई बार अटकने शुरू हो जाती हैं, तो उन पे अगर आप ऑयल लगाते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ेगा, घटेगा या वहां से गायब हो जाएगा या कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हैं कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिस्पेयर हो जाएगा या अनचेंज रहेगा। तो देखिए, जो ऑयल होता है वो लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी ऑयल जो है चिकना बना देता है किसी सरफेस को, लुब्रिकेंट का काम करता है। और जो लुब्रिकेंट वाली चीजें होती है ना, वो फ्रिक्शन को हमेशा हमेशा कम करेंगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन विल डिक्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अक्सर क्वेश्चन हर बार पूछ ही लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं यूवी रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड साउंड वेव्स इन एयर। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वहां पे जो हमारा सबसे क्लियर पॉइंट है कि साउंड वेव इन एयर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। यूवी, रेडियो और एक्स रेज ये तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो थोड़ा सा और मैं इसके लिए आपको बता देती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर और क्या क्या आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, इंफ्रारेड वेव, रेज, विजुअल रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम बोलते हैं, एक्स रेज और गामा रेज आती है। जैसे जैसे आप रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाओगे, इनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। उसके बाद देखिए ये काम क्या क्या आती हैं। तो रेडियो वेव जो है वो रेडियो और टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग में काम आती है। माइक्रोवेव्स रडार, टेलीफोन के सिग्नल्स और कुकिंग में माइक्रोवेव्स में यूज होती है। और इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो जिससे कि हीट निकलती है जिन चीजों से, सन से, फायर से, रेडिएटर वगैरह से, वहां IR रेज हमें देखने को मिलती हैं। और जो विजुअल रेज होती है वो हमें चीजों को देखने के एबल बनाती है, योग्य बनाती है। और यूवी रेज जैसे कि सन से यूवी रेज आती हैं जो हमारे स्किन या फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं वहां पे, और वो हार्मफुल भी रहती है हमारी बॉडी के लिए। एक्सरेज क्या है, एक्सरेज जो है वो हमारे बॉडी के, जैसे कि आपने सुना होगा बॉडी का एक्सरे करवाया, यानी कि बॉडी के बोन्स या इंटरनल ऑर्गन्स या पार्ट्स को हम देखने के लिए एक्सरेज करवाते हैं। तो ये बॉडी के ऑब्जेक्ट्स या पार्ट्स को, इनसाइड जो होती है किसी चीज के अंदर की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है। और गामा रेज का यूज जो है वो कैंसर सेल की ट्रीटमेंट में किया जा रहा है आजकल। तो ये रेज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Question number 97. Crossing over take place during which phase of meiosis? Option 1 zygote, Option 2 phycetin, Option 3 dikinase, Option 4 lipotine. The answer will be phycetin. How? Let's discuss.
सबसे पहले हम मियोसिस 1 की बात करेंगे और मियोसिस 1 के अंदर हम स्टेप प्रोफेज 1 में जाएंगे। प्रोफेज 1 को हमने फर्दर 5 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया है, लिपोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेजेस। इनमें होता क्या क्या है? लिपोटीन के अंदर क्रोमोसोम कॉइल अप होता है, जाइगोटीन के अंदर क्रोमोसोम की पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और पेकाइटिन के अंदर क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। डिप्लोटीन में जहां पे क्रॉसिंग हुई थी वहां पे आपको चियस्मा अपीयरेंस आएगी और डाइकाइनेज में चियस्मा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। इस तरीके से पहले इनकी कॉइलिंग होगी, कॉइलिंग के बाद पेयरिंग होगी और पेयरिंग होने के बाद ये एक दूसरे से इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर करेंगे। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर करेंगे, जहां भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वहां पे देखिए इस वाले में चियस्मा बन गई और इस वाले में भी चियस्मा बन गई और लास्ट में इनका क्या हो जाएगा? टर्मिनलाइजेशन होकर इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटाइड्स बन जाएंगे। तो यहाँ राइट आंसर आपका होगा पेकाइटिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी इज। विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? 4 ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विस्कोसिटी के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं। तो फॉर्मूला है टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, एरिया इनटू वेलोसिटी अपॉन में रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लेयर क्यों लिया? क्योंकि विस्कोसिटी जो है वो 2 लेयर्स के बीच में ही होती है। जब मान लीजिए जैसे सरफेस के ऊपर ऑयल जा रहा है तो ऑयल की फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड अप कर रही है, किस तरीके से वहां पे फ्लो हो रहा है, तो उन लेयर्स के बीच में हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए l t-2 होता है। चेंज इन वेलोसिटी जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं और वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वहां से फॉर्मूला हमारा l t-2 बन जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर को हम l कंसीडर कर लेंगे, लेंथ, और एरिया जो होता है लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा और वेलोसिटी l t-1 हो जाएगी। तो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पुट करेंगे, ml t-2 इंटू l अपॉन l स्क्वायर इंटू l t-1। इनका मल्टीप्लाई लगाएंगे तो l के ऊपर 1 और इस l के ऊपर 1, l के ऊपर 2 बन जाएगा, बाकी सेम है। यहाँ l की पावर 2 और l की पावर 1, l की पावर 3 हो जाएंगे एडअप होके और बाकी सेम रहेगा। जब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनके पॉजिटिव वाले नेगेटिव और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो m1 ये तो एज इट इज है, l2 और l-3, 2 - 3 हो जाएगा तो l-1 बचेगा। t-2 और t-1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा तो t-2 +1, ये हमारा t-1 बचेगा। फॉर्मूला आ जाएगा m1 l-1 और t-1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, एन एग्जाम्पल ऑफ सोडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन इज। यहाँ ऑप्शंस गिवन है H2 + Cl2 to HCl, PbCO3, PbO, CO2, C12H22, O11 + H2O in the presence of acid, glucose and fructose, or none of the above. So friends, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि H2 और Cl2 यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। जब 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो उसको 2 मॉलिक्यूलर नहीं, हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये हमारी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। PbCO3 चेंजेस टू लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेड कार्बोनेट को जब आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो ये ट्रू वाली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। सुडो पूछा इसने हमसे, ट्रू वाली नहीं पूछा। यूनिमोलिकुलर नजर आ रही है बट ये ट्रू यूनिमोलिकुलर है, सुडो नहीं है। नीचे वाले रिएक्शन में देखेंगे C12H22 O11 + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन हमारी सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। देखने में ये हमें बाईमोलिकुलर लग रही है। तो सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की खास बात यही है कि वो सुडो मतलब फॉल्स, झूठी, यानी देखने में तो वो बाईमोलिकुलर लगेंगी और एक्चुअल में होंगी वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? तो समझिए कि जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आप सुडो के केस में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में होती बाईमोलिकुलर है, लेकिन और वो पूरी रिएक्शन जो है दोनों ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड भी करती है। बट उनमें से एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हम एक्सेस में ले लेते हैं। जैसे यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस में ली है
जब ये रिएक्शन होगी तो एक्सेस वाली कंसंट्रेशन यहाँ पे जब चेंज होगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा कितनी चेंज हुई है, मतलब उसका जो चेंज होगा वो ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं आएगा। सिर्फ हम किसका नोटिस कर पाएंगे, यहाँ पे जैसे ये शुगर मॉलिक्यूल है इसका नोटिस कर पाएंगे। वाटर की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसको हम नोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक्सेस में हमने लिया है। इसलिए यहाँ पे जो पूरी रिएक्शन है वो किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसीलिए रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। समझ में आ रहा है कि जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्चुअल में बाई मॉलिक्यूलर है, बट एक ही कंसंट्रेशन एक्सेस में होने की वजह से पूरी रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसीलिए इनको हम सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कह रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। The oil film deposit over water surface during rainy days seems to be colored due to। देखिए जब पानी के ऊपर अगर ऑयल की ड्रॉप गिर जाती है तो रेनी डेज के अंदर वो कलरफुल नजर क्यों आती है। इसमें ऑप्शन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट की वजह से, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या इंटरफ्रेंस की वजह से। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, ड्यू टू इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि रेनी डेज है तो वहाँ पे लाइट सोर्स हमारा क्या होगा, रेनी डेज में जैसे कि सन अपीयरेंस होगी रेन होने के बाद जस्ट, तो यहाँ पे ऑयल की लेयर्स होती हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। तो ऑयल फिल्म जो है उसकी अपर लेयर और लोअर लेयर होगी। वहां जैसे भी कोई लाइट सोर्स से आपकी रेज जाएगी वो हमारे आईज में अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के एंटर करेगी, जिसकी वजह से रे 1 और रे 2 में इंटरफ्रेंस हो जाएगा और इंटरफ्रेंस होने की वजह से वो आंख में एंटर करेगी, आईज में जाएगी, तो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगी जो ऑयल फिल्म है। तो इंटरफ्रेंस क्या है, when two waves superimpose to form a resultant wave of greater, lower और equal amplitude। यानी 2 waves होंगी, एक वेव ये वाली होगी, एक वाली ये होगी। दोनों वेव आपस में कंबाइन करेंगी, या तो उनका जो एम्पलीट्यूड है कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, या सेम एम्पलीट्यूड की भी वो रह सकती हैं। उसी अकॉर्डिंग हमें वहां पे अपीयरेंस नजर आएगी, जैसा भी वहां पे रिजल्टेंट निकल के आएगा। तो these color arises due to interference of sunlight reflected from upper and lower layer of the oil film। आगे हम जो और वर्ड्स आए हैं, डिस्पर्जन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग वगैरह, या और एक दो टर्म जो यहाँ पे नहीं गिवन उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे डिस्पर्जन का मतलब होता है व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग होना, यानी कि जैसे कि आपको व्हाइट लाइट 7 कलर्स में रेनबो में दिखाई देती है वेव की ओर बन करके, वैसी। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि एक लाइट रे का किसी ऑब्स्टेकल से टकरा करके एवरी डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाना, स्कैटर हो जाना। यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। पोलराइजेशन का मतलब है कि आपकी जो ट्रांसवर्स वेव है उनकी वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वाइब्रेशन इन ए ट्रांसवर्स वेव। और डिफ्रेक्शन का मतलब होता है कि जब आप का कोई ऑब्जेक्ट है उसके कर्वेचर से लाइट रे टकरा करके बेंट हो रही है। लेकिन स्कैटरिंग और डिफ्रेक्शन में एक फर्क है, स्कैटरिंग में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डिफ्रेक्शन में डायरेक्शन के ऊपर जो मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन है वो सेम रहेगा। एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्ब और कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय सरफेसेस। कोई भी सरफेस जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे प्लांट है हमें ग्रीन नजर आते हैं क्योंकि वो बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में ये 10 क्वेश्चन ही हम कर पाएंगे और नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन इस 2016 वाले पेपर के रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें सो डैट उनको भी जो प्रीवियस पेपर हैं वो विद सॉल्यूशंस अवेलेबल हो सकें। थैंक यू।